Hello, dear student. Welcome to the e-Pathshala in the Department of Physics, Shri RLT College of Science, Akola. So it's our lecture number 7 of unit number 3, crystallography, and in which we'll study about the determination of lattice parameter and structure of a crystal. Okay, lattice parameter और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कौन सी टेक्निक होती है, इस लेक्चर में हम यहाँ पे देखने वाले हैं. इसके प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था एक्सरे डिफ्रैक्शन, कि किस तरीके से एक्सरे के बीच में क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखने से डिफ्रैक्शन होता है और उसका पैटर्न नोट डाउन किया जाता है स्क्रीन के ऊपर में. सो द क्रिस्टल स्ट्रक्चर हियर, क्रिस्टल लैटिस इज एक्ट्स एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लैटिस के पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर, क्रिस्टल के लैटिस पैरामीटर और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से डिटरमाइन किया जाता है, ये हमको आज के लेक्चर में देखना है. ओके, सो लेट्स सी. टू डिटरमाइन द लैटिस पैरामीटर ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल, the Bragg's equation can be used. We know the Bragg's equation. We already discussed about the Bragg's equation in last lecture. It's a 2d sin theta equals to L lambda. Here d is the interplanar spacing, theta is a glancing angle, and lambda, n is the order of diffraction, and the lambda is the incident radiation of the X-ray, wavelength of the X-ray. Okay. So the Bragg's X-ray crystal spectrometer is used for this purpose. So here you see the diagram. This is a Bragg's X-ray crystal spectrometer, which is used for this purpose to determination of the lattice parameter and the crystal structure. Okay, a beam of X-ray from X-ray tube passes through two narrow slit S1 and S2, and it is incident on a single crystal which is mounted on a turnable table. Okay, turntable. So this is or we say it's a prism table. So the single crystal of any types like NaCl, KCl, etc. Here we can mount on this place. Okay, and X-ray which is passing through the slit S1 and S2, so it become a collimated, and this collimated X-ray which is incident on this crystal, and it get diffracted, and this diffracted beam connected to the ionization chamber. So the prism table is connected to the ionization chamber in such a way that when prism table is turned through the theta, then ionization chamber turn to 2 theta. Okay, so this 2 theta is nothing but a glancing angle. So the reflected beam of X-ray, or we say as a diffracted beam of X-ray, which makes an angle 2 theta, which is incident on a beam, incident beam, enter in the ionization chamber, and ionization chamber is connected to the electrometer to measure the ionization current. इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्सरे उस NaCl क्रिस्टल के ऊपर में इंसिडेंट होंगी और वो वहाँ से डिफ्रैक्ट होंगी, तो डिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा कि वो क्रिस्टल के अलग अलग प्लेन के ऊपर से डिफ्रैक्ट होगी, और जिस प्लेन के ऊपर से वो डिफ्रैक्ट होगी उस डिफ्रैक्शन बीम की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल के प्लेन अलग अलग है. ओके, तो जिस तरीके से वो क्रिस्टल रोटेट होगा उसी तरीके से वहाँ पे बीम डिफ्रैक्ट होगी और उसकी इंटेंसिटी अलग अलग रहेगी, और अलग अलग इंटेंसिटी की वजह से वो बीम अगर आयोनाइजेशन चेंबर में इंसर्ट होती है, हमको आयोनाइजेशन चेंबर का फंक्शन पता है कि वो इंसिडेंट रेडिएशन को करंट में कन्वर्ट करता है. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी उतना ज़्यादा हाई करंट वो बताएगा. ठीक है, तो ये आयोनाइजेशन चेंबर का यहाँ पे काम होता है, और जितनी कम इंटेंसिटी उतना कम करंट. तो उसके ऊपर से हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा कि इंटेंसिटी, जो डिफ्रैक्टेड बीम की इंटेंसिटी वो कितनी है. ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जब क्रिस्टल के ऊपर में एक्सरे इंसिडेंट करके, और वहाँ पे मेजर करना होता है कि अलग अलग एंगल. यहाँ पे जो आपको प्रिज्म टेबल दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में मार्किंग होती है एंगल की, कि किस एंगल से हम इस आयोनाइजेशन चेंबर को रोटेट कर रहे हो, या फिर किस तरीके से किस एंगल पे क्रिस्टल रोटेट हो रहा है. तो यहाँ पे हम एंगल के साथ साथ यहाँ पे करंट मेजर करना है. ओके, तो देखिए, द ग्लांसिंग एंगल थीटा एंड इंटेंसिटी ऑफ अ डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम इज मेजर्ड. ओके, तो जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, जितना कम करंट उतनी कम इंटेंसिटी. तो अलग अलग एंगल पे उसकी अलग अलग इंटेंसिटी हमको मिली है,
और हमने यहाँ पे क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया है ग्लांसिंग एंगल थीटा वर्सेस इंटेंसिटी, और वो ग्राफ का नेचर इस तरीके से हमको यहाँ पे मिला है। दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न पता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पिक मिला है A1, सेकंड पिक A2, थर्ड पिक A3, और अलग अलग पिक जो मिले वो अलग अलग एंगल पे मिले, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल θ1, θ2 एंड θ3। सो द ग्लांसिंग एंगल θ1, θ2, θ3 corresponding to the peak A1, A2 and A3 are obtained from this graph। ओके, तो ये जो हमको यहाँ पे मिले हैं, ये जो पिक है उस पीक पे अलग अलग इंटेंसिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो इसकी वजह से कि जो एक्सरे है वो क्रिस्टल के अलग अलग प्लेन के ऊपर इसमें इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हुआ है। जैसा कि हमने ब्रैक्स इक्वेशन में, जिस लास्ट लेक्चर में हमने ब्रैक्स लॉ के अंदर में देखा था, उसी तरीके से वहाँ पे अलग अलग प्लेन के ऊपर में एक्सरे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुए, डिफ्रेक्ट हुए, हम यहाँ पे उसको बोलेंगे, और उसके अलग अलग इंटेंसिटी यहाँ पे हमको मिली है। तो अलग अलग प्लेन के लिए अलग अलग पीक यहाँ पे मिले। तो यहाँ पे इसके लैटिस जो बोलेंगे हम कि HKL वैल्यू, मिलर इंडाइसिस, इस पिक के लिए अलग होंगे, इस पिक के लिए अलग होंगे, इस पिक के लिए अलग होंगे, ठीक है। सो फ्रॉम दिस एंगल, अगर हमको अलग अलग पिक के लिए ये अलग अलग एंगल पता चल गए, या फिर अलग अलग मिलर इंडाइसिस के लिए अलग अलग एंगल हमको पता चल गए, सो फ्रॉम दिस एंगल द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ अ क्रिस्टल इज कैलकुलेटेड यूजिंग ब्रैक्स लॉ। ओके, तो ये जो लैटिस पैरामीटर है उसमें का एक पैरामीटर मतलब इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता है। तो ब्रैक्स लॉ का यूज़ करके हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं, अगर हमको ये एंगल पता होगा तो। अलग अलग पिक के ऊपर में, अलग अलग प्लेन्स के ऊपर में अलग अलग हमको एंगल मिले हैं, तो ये एंगल अगर हमको ग्राफ के ऊपर से मिल जाते हैं तो ब्रैक्स लॉ का यूज़ करके हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकाल सकते हैं। सो इन दिस मैनर द लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल कैन बी कैलकुलेटेड। So let's see how it's calculated. So consider the first order spectra from the three plane, one after the other. The angle at which the intensity maxima from this plane are θ1, θ2 and θ3 respectively. We can see in this diagram. So according to this law, for first order spectra, here n equals to 1. So we know the Bragg's equation, 2d sin theta equals to n lambda. Here n equals to 1. So equation become 2d sin theta equals to lambda. This equation can be rearranged here. We can written as हम लैम्बडा को इधर लेके जाते हैं, डी को इसके नीचे लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/d इक्वल्स टू 2 sin थीटा बाय लैम्बडा। तो ये दोनों इक्वेशन से हम रेशियो निकाल सकते हैं अलग अलग प्लेन का। जैसा कि मान लीजिए कि ये 100 प्लेन है, ये 110 प्लेन है, और ये 111 प्लेन है, जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100, 111 और 110, 100, 110 और 111। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला हम यहाँ पर रेशियो ले सकते हैं। ओके, तो इसका इस फार्मूले का यूज़ करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो वेवलेंथ है, इंसिडेंट वेवलेंथ है एक्सरे की, वो सेम है, लेकिन यहाँ पे पीक इंटेंसिटी और थीटा अलग अलग मिले हैं, इसीलिए हम सिंगल एक्सरे की वेवलेंथ पर से ये इस तरीके का इक्वेशन लिख सकते हैं। सो लैम्बडा इक्वल्स टू 2d100 फर्स्ट प्लेन। ओके, फर्स्ट प्लेन मतलब ये पहला प्लेन, इसके लिए एंगल थीटा इसका है 100, इसके लिए 2d100 sin θ1 is equals to 2d110 sin θ2 is equals to 2d111 sin θ3। तो d100, d110, d111 ये हो गया हमारे इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेन 100, 110 and 111 for the angle θ1, θ2 and θ3. Okay, so this from this equation here we can written as 1/d100 is to 1/d110 is to 1/d111 is equal to sin θ1 is to sin θ2 is to sin θ3. So if we know the angle, we put the value of angle in the equation. Okay, from this graph it is easy to determine the angle θ1, θ2, θ3. If we put the angle θ1, θ2, θ3 for the different plane 100, 110 and 111, we can calculate the interplanar spacing. So by performing this experiment, the value of θ1, θ2 and θ3 can be calculated. Hence, the ratio of interplanar spacing of the crystal can be calculated. And see here, for simple cubic system, for body center cubic and for face center cubic, the planes are different, so the value of interplanar spacing become get different. So for the simple cubic, it is found to be, see, for d110, d110, d100, d110 और d111 के लिए अगर हम एंगल पुट करते हैं
तो सिंपल क्यूबिक में हमको ये वैल्यू मिलती है √1, √2, √3। बॉडी सेंटर में प्लेन्स अलग होंगे, एंगल अलग होंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू पुट करने पे हमको ये मिलेगा 1:1/√2/√3। और फेस सेंटर क्यूबिक के लिए 1:√2/√3/2। और ये फिक्स होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर सिंपल क्यूबिक है तो यही रहेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक रहेंगे होगा तो यही रहेगा, और फेस सेंटर क्यूबिक रहेगा तो यही इंटरप्लेनर स्पेसिंग रहते हैं। सो इस तरीके से हम इस टेक्निक से इंटरप्लेनर स्पेसिंग और उसको बोलेंगे लैटिस पैरामीटर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक का फिक्स रहेगा। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उसका लैटिस पैरामीटर किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें NaCl क्रिस्टल हमने यहाँ पे लिया है। माउंट द सिंगल क्रिस्टल ऑफ NaCl ऑफ द टर्न टेबल ऑफ ब्रैग्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, अलाउ द बीम ऑफ एक्सरे इंसिडेंट ऑन NaCl क्रिस्टल, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की जगह यहाँ पे NaCl क्रिस्टल मैंने रखा है, ठीक है। तो the reflected ray are allowed to fall on ionization chamber and ionization current is measured. So it is observed that the maximum there are peak on the graph. So maxima there are the peak of the graph. This peak is given the value. See here, इसी टाइप से हमको पीक मिलेंगे और θ1, θ2, θ3 की तीन अलग वैल्यू मिलती है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे NaCl क्रिस्टल के लिए मेजर किया गया एंगल, पहले प्लेन के लिए 100 के लिए, ये जो पहला प्लेन है 100 उसके लिए वैल्यू मेजर की गई है एंगल की 5.9 डिग्री। 110 ये सेकंड प्लेन के लिए मेजर की है 8.4 डिग्री, और थर्ड प्लेन के लिए मेजर की गई है 111 प्लेन के लिए 5.2 डिग्री, ठीक है। तो अलग अलग एंगल्स, अलग अलग प्लेन्स के लिए मिलते हैं, जरूरी नहीं है एक लाइन से रहे या आगे पीछे भी रह सकते हैं। ओके, तो अलग अलग प्लेन्स के लिए अलग अलग एंगल हमको यहाँ पे मिले हैं NaCl क्रिस्टल के में, ठीक है। तो फिर से वही फार्मूला जो लास्ट फार्मूला उसके अंदर में हमने यूज़ किया और हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी है 5.9, θ1, θ2 8.4 और θ3 5.2 डिग्री, ठीक है। ओके, तो साइन 5.9 डिग्री को कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, साइन 8.4 को सॉल्व कर लीजिए और साइन 5.2 को सॉल्व कर लीजिए, आपको इस तरीके की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। इसको एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि रेशियो होने से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक डेसिमल इधर शिफ्ट किया, ये हो गया 1.0, 1.4 और 0.9। अब मैं डिवाइड करूँगा इसको 1.028 से, तो ये हमको मिलेगा 1:1.421:0.881, ठीक है। इसको सिर्फ डिवाइड करना है तो हमको ये वैल्यू मिलेंगी। और इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 को 1, 1.4 को √2 लिख सकते हैं। आपको √2 से अगर सॉल्व करते हो तो आपको 1.4 मिलता है कैलकुलेटर से, और 0.88 को हम √3/2 लिख सकते हैं। √3/2 को सॉल्व करते हो तो हमको ये वैल्यू मिलेंगी। ये डेसिमल में है और ये रेशो में है, ठीक है। तो अब अगर आपको इस वैल्यू पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1:√2:√3/2 ये कौन से टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वैल्यू है। क्यूबिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो NaCl का है ही, लेकिन वो सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है या फेस सेंटर क्यूबिक है। हम यहाँ से निकलने वैल्यू पर से, यहाँ से निकाली हुई कैलकुलेट की वैल्यू पर से हम बता सकते हैं। तो अब हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि ये जो है ये किस वैल्यू से मैच होती है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होता है उससे मैच करती है। इसका मतलब क्या कि जो NaCl जो क्रिस्टल है, ठीक है, इसके अंदर में अलग अलग टाइप्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक का भी NaCl क्रिस्टल होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक का भी NaCl क्रिस्टल होता है और फेस सेंटर क्यूबिक का भी NaCl क्रिस्टल होता है। तो वो जो NaCl क्रिस्टल है वो किस टाइप का है, फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है या सिंपल क्यूबिक है, तो हम उसकी डिफ्रैक्शन की स्टडी करके, ग्राफ प्लॉट करके, एंगल निकाल के, उस एंगल को इस वैल्यू में पुट करके हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वो क्रिस्टल किस टाइप का है। तो हमको यहाँ से पता चला है कि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो उसका वो है फेस सेंटर क्यूबिक। तो इस टाइप की जो डिफ्रैक्शन टेक्निक्स है, इस टेक्निक का यूज़ करके हम लैटिस पैरामीटर को निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लैटिस पैरामीटर एंड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, so thank you very much for watching this video.